चलिए शुरू करते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है वो उस पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कहीं ना कहीं वर्ड किससे रिलेटेड लग रहा है? कैपेसिटी से। किससे? कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब एबिलिटी, है ना? कैपेसिटी मीन्स एबिलिटी। सो बेसिकली कैपेसिटेंस डिनोट, ये जो कैपेसिटेंस है ये बताता है अमाउंट एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। मतलब टू स्टार्ट विथ ये डेफिनेशन अभी रख सकते हैं, हालांकि हम लोग कैपेसिटेंस का एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन अलग से रखेंगे, बट जैसे रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया है, तो इसलिए उसका एग्जांपल हम लोग यहां ले सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना? लेकिन अगर न्यूमेरिकली डिफाइन करना हो तो रेजिस्टेंस होता है V by I, यस और नो? तो उसका फिजिकल मीनिंग एक अलग चीज है और न्यूमेरिकली उसका डेफिनेशन अलग होता है। उसी तरह से कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल डेफिनेशन आगे देखेंगे, लेकिन फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि इट इज समहाउ रिलेटेड विथ एबिलिटी ऑफ अ मेटल और अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। ठीक है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज किसका? तो या तो वो कंडक्टर हो सकता है, ठीक है, या अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर या फिर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, अरेंजमेंट मतलब कोई कंडक्टर्स को अरेंज करके और उसका अगर हम लोग कैपेसिटी देखते हैं टू होल्ड चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए आई थिंक। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज एंड अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर, ये दो चीजें हैं जो हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब आएंगे कैपेसिटर पर, उससे पहले कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर देख लेते हैं। ये जो अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर हम लोग करेंगे ना, इसी को हम लोग कैपेसिटर कहेंगे, कैपेसिटर। लेकिन हर कैपेसिटर ही चार्ज होल्ड करे ये जरूरी नहीं है, कोई एक नॉर्मल कंडक्टर भी चार्ज होल्ड कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं एक स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल है, मेटालिक स्फेरिकल शेल है, दिस इज मेटालिक स्फेरिकल शेल, या मेटालिक स्फीयर ले सकते हैं, पूरा आप ले सकते हैं। आपको मालूम है कि पोटेंशियल के टर्म्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में मेटालिक स्फीयर लें चाहे मेटालिक स्फेरिकल शेल लें, दोनों सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। तो मेटालिक स्फीयर अगर हमने ले लिया तो आप बताइए इसके सरफेस का चार्ज अगर हमने कुछ कैपिटल Q रखा है और इसका पोटेंशियल V हो गया, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल V है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ये जो इसका पोटेंशियल V है किसके रेस्पेक्ट में है? इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल क्या है? V है, क्योंकि इनफाइनाइट पे क्या है? इन्फिनिटी पे ये जीरो पोटेंशियल है। सो इनफाइनाइट पे ये जीरो पोटेंशियल पे और यहां पे पोटेंशियल V है, तो विद रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी इसका पोटेंशियल V है, या ये कहें कि विद रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अगर हम यहां का पोटेंशियल और इन्फिनिटी के पोटेंशियल का डिफरेंस भी निकालते हैं दैट आल्सो कम्स आउट टू बी V। तो ये पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, या ये कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड इन्फिनिटी V क्या Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस, हमने V का एक्सप्रेशन देखा है जो मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे होता है। अगर इसका रेडियस R अज्यूम किया जाए तो V का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, रेडियस R। तो हमको दिख रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो V पे डायरेक्टली डिपेंड करता है? मोर इज द पोटेंशियल, मोर इज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, है ना? तो यहां से हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C से डिनोट करते हैं
और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो Q इक्वल्स टू सी वी, ये आपको ध्यान रखना। तो C न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन हुआ? C न्यूमेरिकली डिफाइन हुआ एज रेशियो ऑफ चार्ज बाय पोटेंशियल। कोई मेटालिक स्फीयर कितना चार्ज होल्ड करता है फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस या फॉर अ गिवन पोटेंशियल, वो रेशियो चार्ज टू पोटेंशियल का जो रेशियो है वही कैपेसिटेंस है। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम्ब में। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। तो इसका ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? ऐसा यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट, और इसी कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड कहते हैं। फैराड एक बहुत लार्ज यूनिट होता है, तो हम लोग कई बार माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, नैनोफैराड ये सब भी यूज करते हैं, क्योंकि ये ठीक ठाक प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ये बहुत लार्ज यूनिट। यहां पे हम लोग ऐसा यूनिट लिखे, डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन ये आपके ऊपर हम काम छोड़ते हैं कि आप कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालिए। चार्ज का डायमेंशन यू ऑलरेडी नो, पोटेंशियल का डायमेंशन यू ऑलरेडी नो। बस आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है, एंड यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो वो आप आराम से कर सकते हैं। यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस का। तो आप लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रेशियो ऑफ, यहां पे हम लिख दे रहे हैं रेशियो ऑफ, ये वाला चीज तो काम का नहीं है हमारे लिए। कैपेसिटी और R इक्वल्स टू V/I, तो यहां थोड़ा जगह बन जाएगा हमारा, ये भी काम का नहीं। अरेंजमेंट का नाम कैपेसिटर होता है, ये आगे पढ़ेंगे। तो यहां एक जगह बन गया जहां हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रेशियो ऑफ चार्ज it holds and potential of its surface। अब हमको मालूम है कि कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे और अंदर में सब जगह सेम ही होता है। चार्ज इट होल्ड्स एंड, बट हम लोग पोटेंशियल ऑफ सरफेस कहते हैं। चाहे अंदर का भी आप निकालेंगे तो वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर? Capacitance of a conductor is ratio of charge it holds and potential of its surface। इसके सरफेस का पोटेंशियल और चार्ज जो ये होल्ड करता है, न्यूमरेटर में चार्ज रखेंगे, डिनोमिनेटर में पोटेंशियल रखेंगे, और वो रेशियो निकालेंगे, तो वो उस मेटल का हमको क्या दे देगा? कैपेसिटेंस दे देगा। ये हमने एग्जाम्पल लिया है मेटल स्फीयर का। ये कोई भी इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर भी होगा तब भी यही डेफिनेशन काम आएगा। तो चलिए इस डेफिनेशन के बेसिस पे क्या हम लोग Q/V का रेशियो निकाल के इस मेटालिक स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए इसका V हमको पता है ना, तो C इक्वल्स टू होता है Q/V। V की जगह ये पुट कर दें, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, है ना। यहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो C इक्वल्स टू Q/V, V की जगह रख लेंगे Q/4πε0R। आप देखिए Q से Q कैंसिल हो गया और C का वैल्यू आ गया। देखिए ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 4πε0R, एंड हेंस दिस इज व्हाट यू गेट एज कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। जल्दी से कॉपी कर लें। अब देखें न्यूमेरिकल डेफिनेशन, मैथमेटिक्स का खेल कैसे कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप सोचिए अगर Q और V आपस में लीनियर, Q और V आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, बीच में एक कांस्टेंट है Q इक्वल्स टू CV। क्या कांस्टेंट है? C कांस्टेंट है भाई।
वेरिएबल क्या क्या है, चार्ज वेरी कर सकता है, वी वेरी कर सकता है। यानी आप सोचिए अगर आपने चार्ज डबल किया, क्यू को क्या किया, 2q किया, तो पोटेंशियल 2v हो जाएगा, और सी सेम रहेगा भाई, यहां भी वही था वहां भी वही है। कैपेसिटेंस जो होगा वो चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, कैपेसिटेंस कंप्लीटली उस मेटल पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मेटालिक स्फीयर की बात करें तो कैपेसिटेंस आया कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। ये स्फीयर था तो ऐसा आया, सिलेंडर होगा तो कुछ और आएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो देखिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई। तो फर्स्ट फैक्टर इज शेप। भाई ये स्फीयर था तब तो ऐसा पोटेंशियल आया था 1/q/4πε0r, और स्फीयर था तो ये आया, सिलेंडर होगा तो कुछ और आएगा, तो शेप पे तो डिपेंड करना ही चाहिए। सेकेंड, शेप के अलावा साइज पे भी डिपेंड करता है। देखिए तो क्या रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सेम शेप ले लें, दो स्फीयर ले, एक का रेडियस अधिक हो एक का रेडियस कम हो, तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि रेडियस अधिक होने पे कैपेसिटेंस अधिक होगा, तो इट मींस इट डिपेंड्स ऑन साइज आल्सो। इसके अलावा थर्ड फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, और वो है शेप, साइज तो हो ही गया। एप्सिलॉन नॉट, आप देखिए एप्सिलॉन नॉट बता रहा है कि सिस्टम या जो हमने स्फीयर लिया है उसके सराउंडिंग में जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, वो है फ्री स्पेस। इसकी जगह क्या कोई दूसरा मीडियम हो सकता था, बिल्कुल, और अगर दूसरा मीडियम होता, कैपेसिटेंस लिखते C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन r, ये उस मीडियम का परमिटिविटी होता है ना। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में लिखना चाहते तो C इक्वल्स टू 4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट r, तो K बाहर निकल जाता और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो K टाइम्स हो जाएगा अगर हमने उस स्फीयर के सराउंडिंग में कुछ और मीडियम रख दिया। तो यानी मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, सराउंडिंग द, इस पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये तीन फैक्टर्स हो गए जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ये ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्यू से इंडिपेंडेंट है भाई। आप चार्ज डबल करेंगे वी डबल होगा, सी में कोई चेंज नहीं है। दूसरा वी पे से इंडिपेंडेंट है, और तीसरा नेचर ऑफ कंडक्टर से इंडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ कंडक्टर। हमने मेटल का स्फीयर लिया था, लेकिन ये नहीं कहा कि वो स्फीयर जिंक है, एल्यूमिनियम है, कौन सा मेटल है ये मेंशन नहीं किया। लेकिन उसका कैपेसिटेंस आप देखें, इसमें कहीं से भी वो नेचर ऑफ कंडक्टर कहीं कोई फैक्टर आ रहा है क्या। 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट सराउंडिंग मीडियम के परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, और आर रेडियस पे डिपेंड करता है। साइज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, साइज को एज अ फैक्टर इंक्लूड कर चुके हैं। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एक सॉलिड स्फीयर है जिंक का, एक सॉलिड स्फीयर है मैग्नीशियम का, एक सॉलिड स्फीयर है एल्यूमिनियम का, तो बताइए कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा अगर रेडियस सबका सेम है। तो अगर उनका रेडियस सेम है, एक जिंक का भी हो एक एल्यूमिनियम का भी हो, तो इसका कैपेसिटेंस अगर C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो C1 मस्ट बी इक्वल टू C2। तो नेचर ऑफ कंडक्टर से इंडिपेंडेंट हो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C है, या एक मेटल है उसका कैपेसिटेंस C है, उस पे चार्ज हमने Q रखा था, अब हमने उसके चार्ज को डबल कर दिया,
तो अब नया कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखो कैपेसिटेंस C जो होता है वो होता है Q बाई V। तो बच्चे के दिमाग में आता है अच्छा फॉर्मूला तो पता है सर, बताएं C इक्वल्स टू Q बाई V, चार्ज को डबल किए तो C डबल होना चाहिए। सर तो ये बताए थे, लेकिन सर साथ में ये भी बताए थे कि भाई चार्ज डबल करेंगे तो C डबल नहीं होगा, क्या डबल होगा, पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल डबल हुआ तो ये 2 कैंसिल होगा और उसका रेशियो सेम रहेगा भाई। सर ये भी बताए थे कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू वी। दिमाग में आता है पोटेंशियल को डबल करो कैपेसिटेंस हाफ होगा, नहीं, कैपेसिटेंस तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मेटल कैसा है, मतलब जो हमने कंडक्टर लिया वो कैसा, उसका शेप कैसा, उसका साइज कैसा, उसके सराउंडिंग में कौन सा मीडियम, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इन चीजों को आप पहले कॉपी करिए, फिर हम लोग कैपेसिटर की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी कॉपी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक दो और चीजें यहां से निकलेंगी, है ना। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, या ये कहें कि कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 50 माइक्रोफैराड। मैंने आपको बताया था माइक्रो यूज होता है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 फैराड, ये याद रहना चाहिए। तो एक मेटालिक स्फीयर है, उसका कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड है ना। हाउ मच चार्ज इज नीडेड, how much charge is needed to make the potential of the surface टेन टू द पावर 4 वोल्ट। वही पोटेंशियल ऑफ द सरफेस हम 10 टू द पावर 4 वोल्ट बनाना चाहते हैं, तो कितना चार्ज चाहिए। आसान है क्वेश्चन, कैसे देखिएगा सॉल्यूशन। वही इसमें आपको बस ध्यान रखना है Q इक्वल्स टू सी। आपको तो कैपेसिटेंस का वैल्यू से भी मतलब नहीं। Q इक्वल्स टू सी वी, Q इक्वल्स टू C का वैल्यू आपको पता है 50 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड में रखेंगे, क्योंकि फैराड ही कूलम्ब पर वोल्ट होता है, तो ये इस वोल्ट से कट जाएगा 10 टू द पावर 4 वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, कूलम्ब आ गया। तो 50 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम्ब, यानी कि नहीं, हाँ ठीक है -2, तो यानी 0.5 कूलम्ब ये चार्ज अगर रख देंगे तो उसके सरफेस का पोटेंशियल 10 टू द पावर 4 वोल्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये देखें कि कितना बड़ा स्फीयर चाहिए फॉर 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस, है ना। क्वेश्चन यहां लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ metallic conductor required, metallic sphere required to get, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पे था और ये आपका कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन पे है। फाइंड रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर रिक्वायर्ड टू गेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैराड। मेटालिक स्फीयर ले रहे हैं, उसका कैपेसिटेंस होना चाहिए 1 फैराड, तो उसके लिए रेडियस क्या होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं रेडियस से रिलेट कर रहा है कैपेसिटेंस को, तो और वो मेटालिक स्फीयर की बात कर रहा है, तो हमने डिराइव किया है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना कैपेसिटेंस चाहिए हमको 1 फैराड, 1 फैराड लिख दीजिए इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रेडियस पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए, रेडियस ही निकालने बोला है। तो कैन वी फाइंड रेडियस, यस, R इक्वल्स टू 1 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और आपको पता होगा कि इसका वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर होगा। इसका वैल्यू ये आएगा, और प्रॉपर यूनिट में, क्योंकि सब कुछ हमने एसआई में पुट किया, तो एसआई में हमारे पास आंसर आएगा, और एसआई में लेंथ का यूनिट मीटर आता है, इसलिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर आएगा आंसर। अब आप ध्यान से देखिए, इज इट अ वेरी स्मॉल स्फीयर और अ वेरी लार्ज स्फीयर? वेरी वेरी लार्ज स्फीयर, बहुत बड़ा स्फीयर है भाई। आप अर्थ के रेडियस से इसको कंपेयर करिए, इवन अर्थ का जो रेडियस हम पुट करेंगे वो भी इसके बराबर में कहीं नहीं है ना। तो इसका मतलब अर्थ इतना बड़ा मेटल स्फीयर ले लें तो भी हमारे पास सफिशिएंट इतना बड़ा साइज नहीं आएगा कि हमारा कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाए। तो इससे दो कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। पहला कंक्लूजन ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। फर्स्ट कंक्लूजन इज कि 1 फैराड वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसलिए आपको बता भी चुके हैं कि 1 मेटालिक स्फीयर जो है कैन नॉट हैव 1 मेटालिक स्फीयर, और ये कहें कि सिंपल एक मेटालिक कंडक्टर अगर कहीं से ला रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस बहुत बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज है कि आइसोलेटेड कंडक्टर डू नॉट हैव वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, इनका बहुत बड़ा कैपेसिटेंस नहीं होगा, नॉर्मल कैपेसिटेंस होगा, बहुत कम होगा। जैसे आप इसी में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का जानते हैं, 4 जानते हैं, पाई जानते हैं। आर अगर 2 मीटर 3 मीटर प्रैक्टिकली तो वही ना हो सकता है। लैब में आप लाइए तो 2 मीटर का तो बहुत बड़ा हो जाता है, 1 मीटर रेडियस का स्फीयर लाइएगा वही नहीं घुसेगा दरवाजा से अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तो वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रेडियस का हम लोग स्फीयर ले सकते हैं। तो उसका कैपेसिटेंस तो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट का जो फैक्टर है वो बहुत ही छोटा आता है। तो इसलिए पता चल गया कि आइसोलेटेड कंडक्टर डू नॉट हैव वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। तो अब कैपेसिटेंस को थोड़ा इंक्रीज करने की जरूरत है। एक तो ये है कि हम लोग बहुत बड़ा यूनिट मतलब 1 फैराड तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज ही नहीं करेंगे, माइक्रो फैराड, पिको फैराड मतलब 10 टू द पावर -12 तक वाला यूज कर लेंगे, लेकिन वो फैराड में नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन वी ऑल्सो नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। तो एक नॉर्मल कंडक्टर लिए उसके पास भी कुछ कैपेसिटी है टू होल्ड द चार्ज, लेकिन उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा अगर हम अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर करेंगे। तो अब हम लोग अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले इतना आप लोग कॉपी कर लें। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज, है ना, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और एक बगल में कंडक्टर रख दे जो न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड कंडक्टर होगा, ये न्यूट्रल होगा, और इसको अर्थ कर दें, ठीक है, ऐसा करें। तो उससे क्या होता है, इसका खुद का अगर जैसे हम आइसोलेटेड कंडक्टर रखते तो इसका कुछ कैपेसिटेंस होता, लेकिन अब जब ये हम लोग रख देंगे एक अर्ध कंडक्टर तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो पहले तो हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि व्हाई डज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी कीप अ न्यूट्रल अर्थ कंडक्टर नियर इट। तो क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन why does capacitance of a conductor, ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स, ध्यान रखिए। एक्सप्लेन व्हाई डज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस when an earthed conductor
is kept near it, is kept near it। ध्यान से देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहले मान लेते हैं आइसोलेटेड था, व्हेन इट वाज आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड था तो हमने जब चार्ज Q रखा, आइसोलेटेड का केस बता रहे हैं, मतलब ये अभी प्रेजेंट नहीं, तो Q जब चार्ज रखा इसका पोटेंशियल हुआ V, तो कैपेसिटेंस आया Q बाई V। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बगल में दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया अर्थ करके। तो मान लीजिए शुरू में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें पूरा फैला हुआ था। अब अचानक से एक न्यूट्रल कंडक्टर होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना तो ये भी इधर से चला जाएगा और कहां आ जाएगा, ये इधर ही आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव खूब बढ़िया से एक दूसरे को देख रहे हैं, खूब मजा आ रहा है इनको, है ना, क्योंकि दोनों में बहुत प्यार है, दोनों में अट्रैक्शन है ना। तो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर से अब कैपेसिटेंस बढ़ गया। जब ये आइसोलेटेड कंडक्टर था तो ये था कैपेसिटेंस। अब क्या हुआ कि यहां पे इसका खुद के चार्ज के कारण तो V पोटेंशियल है ही, इसके सरफेस पे अब जो पोटेंशियल हो गया है इसके वजह से भी हो गया, तो प्लस V माइनस, ये अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जो पहले V था उसको हमने V प्लस कर दिया है, कि प्लस के कारण खुद का पोटेंशियल और माइनस के कारण भी यहां का पोटेंशियल दोनों रख दिए, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, है ना। सेकेंड केस, ये तो आइसोलेटेड हो गया। इन सेकेंड केस विथ न्यूट्रल कंडक्टर, विथ न्यूट्रल कंडक्टर के साथ क्या होगा, तो अब कैपेसिटेंस होगा C इक्वल्स टू Q बाई V प्लस V माइनस। अब तो पोटेंशियल बदल गया इसके सरफेस का, क्योंकि इस पॉइंट पे अपने खुद के चार्ज के कारण तो पोटेंशियल होगा ही, दूसरा जो चार्ज है वो भी कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब सोचिए चार्ज तो सेम है, डिनोमिनेटर चेंज हो गया इसको रखने से। अब डिनोमिनेटर कम हुआ है कि बढ़ा है, क्लियर है कि V माइनस इज नेगेटिव। तो अगर किसी में नेगेटिव नंबर ऐड करो तो वो छोटा हो जाएगा ना, तो V माइनस इज नेगेटिव, इट मींस दिस इंप्लाइज V प्लस प्लस V माइनस, ये जो डिनोमिनेटर है ये छोटा है V से। तो अगर ये डिनोमिनेटर छोटा है, नया कैपेसिटेंस C डैश, सो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर छोटा होने से फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, यानी C डैश इज ग्रेटर देन C। क्या इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे, पोटेंशियल ऑन द सरफेस डिक्रीजेस। आप बढ़िया लैंग्वेज में और अच्छा लिखिएगा, थोड़ा कम जगह है तो कम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। पोटेंशियल ऑन द सरफेस of the conductor decreases due to the induced charges on neutral conductor, due to induced charge on neutral conductor। न्यूट्रल कंडक्टर में जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, उस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और पोटेंशियल डिक्रीज हुआ विद द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज चेंज नहीं हुआ, चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल डिक्रीज किया, हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अब आप समझ लीजिए, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर अब शुरू हुआ कि हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, उसके पास भी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी था, उसके चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को देखा। अब उसके बाद कुछ अरेंजमेंट चेंज किया और देखा कि भाई क्या इससे कैपेसिटेंस बढ़ता है, हाँ बढ़ गया, तो हमको अच्छा लगा, इसका नाम रख दिए कैपेसिटर। तो आगे अब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, इतना कॉपी करिए।